स्वागत है आपका इस लेक्चर पे जो कि एनर्जी एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम है के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और ये उसका तीसरा भाग है। इस लेक्चर पे हम जनरल एनर्जी बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि और उसको अप्लाई करेंगे क्लोज सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स पे। आप अगर कुछ भी सिस्टम लेते हैं और उसके अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक सरल तरीके से हम ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं एनर्जी बैलेंस को। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है और इसी को हम वापस हम लिख रहे हैं कि आपके पास अगर टोटल सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हैं, अगर हमने इसे सिस्टम कहा है तो टोटल चेंज जो सिस्टम है वो उसको हम डेल्टा ई सिस्टम्स कह रहे हैं। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी और जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है इस सिस्टम के साथ, ये जो चेंज है वो बराबर होगा जो कि नेट एनर्जी जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि हीट से, वर्क से या मास से। तो इसको हम लोग जेनरिक फॉर्म में लिखते हैं ई इन माइनस ई आउट। और ई एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह का ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट, वर्क और मास को। और इसको हम एब्सोल्यूट फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा गया है। पर अगर कोई रेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो रेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि फ्लो सिस्टम है। अगर सिस्टम में फ्लो हो रहा है, जैसे कंटिन्यूसली एनर्जी किसी रेट से जा रही है या कंटिन्यूसली मास किसी रेट से जा रही है या कंटिन्यूसली मास किसी रेट से आ रही है, तो उसको भी हम एनर्जी बैलेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे में आप रेट यूज़ करते हैं। रेट का मतलब चेंज इन दैट अमाउंट पर यूनिट टाइम, मतलब समय के साथ कैसे वो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है वो कैसे चेंज हो रही है। सो ई सिस्टम जो है आपको इस यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट लिखा, बट यहाँ पे अगर रेट फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा, रेट को किसी को भी रेट को हम एक्स डॉट कहते हैं जो कि डी एक्स बाई डी टी है। तो यहाँ पे चूँकि हम एनर्जी के रेट की बात कर रहे हैं तो ये हो गया आपका डी ई सिस्टम बाई डी टी यहाँ पे। इसी तरह आपका ये भी जो है रेट में आ जाएगा। अब नेट एनर्जी ट्रांसफ़र की जगह रेट ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट, वर्क एंड मास, ये बराबर होगा रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये हो गया एनर्जी बैलेंस इन रेट फॉर्म। और इसी से आप टोटल क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डेल्टा टी दिया है, मतलब टोटल टाइम दिया है इस पूरे प्रोसेस का, तो आप रेट को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम से, डेल्टा टी से जो प्रोसेस का है, और आपको आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, टोटल क्वांटिटी। जैसे इसी तरह से आप W भी निकाल सकते हैं, डेल्टा E भी निकाल सकते हैं। तो आप रेट से जो कि क्वांटिटी पर यूनिट टाइम है, ये हो गया रेट, इससे आप टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाई करने, आपको डेल्टा T जो टोटल टाइम है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रेट के अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर आपका सिस्टम एक जेनरिक है लेकिन आप पर यूनिट मास पे डिस्कस करना चाहते हैं, कहने का मतलब अगर मास को बेसिस लेते हैं कि भाई 1 kg में आपका अगर ये प्रोसेस हुआ तो उसके हिसाब से एनर्जी बैलेंस कितना होगा, तो कई बार हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए सिंबल भी हम लोग चेंज करते हैं, कैपिटल ई को स्मॉल ई में कर दिया। इसका मतलब ये पर यूनिट मास हो गया, जो यहाँ पे kg किलो जूल्स था वो किलो जूल्स पर यूनिट kg हो गया। बाकी इक्वेशन वही है, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम, ये हो गया पर यूनिट केजी के हिसाब से। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा ई इन डेल्टा ई आउट इज इक्वल टू डी ई सिस्टम। अब ये जो सिंबल है डेल्टा, ये और इस दोनों जो है डिफरेंशियल फॉर्म है, ये पाथ डिपेंडेंट है और ये एग्जैक्ट है। तो इसमें ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल आएगा, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल आएगा। और ये नॉर्मली जो आप हीट वर्क से जुड़ते हैं, ये जो फ्लो जो वर्क बात कर रहे हैं, ये सब पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं
इससे अलग दिखाने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर आप पर यूनिट मास लिखें तो उसके हिसाब से डिफरेंशियल फॉर्म आएगा डेल्टा स्मॉल ई इन माइनस डेल्टा स्मॉल ई आउट एंड डी ई सिस्टम। तो ये हो गया आपका पर यूनिट मास। तो ये कि एक जेनरिक रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी बैलेंस फॉर क्लोज सिस्टम। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप क्लोज सिस्टम लेते हैं तो नोटिस कीजिए क्लोज सिस्टम का मतलब ये हो गया कि मास फ्लो नहीं होगा। सी एनर्जी आपका बाउंड्री से फ्लो हो सकता है, एनर्जी आ सकता है, वर्क भी हो सकता है, बट मास नहीं होगा क्योंकि क्लोज सिस्टम है कि नहीं। तो ये एक मतलब होता है क्लोज सिस्टम का। तो हमने ऑलरेडी देखा कि ये एक एनर्जी बैलेंस का फॉर्म है जो कि जेनरिक फॉर्म है। ये क्लोज सिस्टम नॉन क्लोज सिस्टम में भी काम आ जाएगा क्योंकि जेनरिक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमने कहा कि मास जो है क्लोज सिस्टम में फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ई केवल वर्क या हीट से रिलेटेड है। ऐसे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू नेट इन माइनस क्यू नेट आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम। इसका रीज़न हमने ऐसा क्यों कहा कि क्यू नेट इन माइनस डब्ल्यू नेट आउट, क्योंकि ई इन अगर देखा जाए तो ई इन को हम लिख सकते हैं क्यू इन प्लस डब्ल्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस डब्ल्यू आउट। ओके, तो इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया क्योंकि मास नहीं है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं। और यही चीज़ को हम वापस सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्यू इन माइनस क्यू आउट माइनस डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन। तो यही आपका जो हो गया, ये हो गया आपका क्यू नेट इन ये और क्यू नेट आउट ये। तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्यू नेट इन माइनस डब्ल्यू नेट आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम। ठीक है, ये डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे आ गया। इसको हम सिंपल क्यू भी कह सकते हैं, माइनस डब्ल्यू भी कह सकते हैं, डेल्टा ई भी कह सकते हैं सिस्टम, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्यू को हम कहेंगे कि नेट एनर्जी जो सिस्टम में ट्रांसफ़र किया गया है, नेट हीट जो सिस्टम में ट्रांसफ़र किया गया है क्यू को। सो कन्वेंशन में हमेशा ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन सिस्टम है कि भाई जो पॉजिटिव है, हीट अगर सिस्टम में जा रहा है तो वो पॉजिटिव है, और वर्क अगर सिस्टम करता है सराउंडिंग पे तो पॉजिटिव है। तो ये एक नेचुरल एक कन्वेंशन है। अगर आपको डायरेक्शन पता नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव की जगह वो नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या आपका अजम्पशन गलत है, एंड यू कैन, और आप जो वैल्यू है और साइन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कई बार जब नहीं पता होता डायरेक्शन तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना कि एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन फाइनली जब हम जो आंसर निकालते हैं अगर वो नेगेटिव निकलता है इसका मतलब हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हुआ है। तो एजम्पशन के बेसिस पे आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो आपको बताता है कि आपका एजम्पशन गलत है, साइन एजम्पशन गलत है या सही है, और उसको आप बाद में उसी हिसाब से आप डिफाइन करते हैं कि वर्क का या हीट का डायरेक्शन क्या रहा। तो ये हम समझे हैं इसके बारे में। तो ये स्टैंडर्ड एक कॉमन कन्वेंशन है और इसी को हम लोग यहाँ यूज़ किए हुए हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि अगर ये साइक्लिक प्रोसेस होता तो क्या होता। ठीक है, फॉर साइकिल, किसी भी प्रोसेस में अगर साइकिल में जा रहे हैं तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो वापस उसी जगह आ रहा है। अगर ऐसा है, चूँकि सिस्टम जो एनर्जी है वो तो स्टेट कंडीशन पे डिपेंड करेगी, तो स्टेट अगर वापस आता है तो डेल्टा ई क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर अ साइकिल डेल्टा ई जो है वो 0 हो गया। इसका मतलब साइकिल में आपका Q और इज इक्वल टू W हो गया। ठीक है, और ये चूँकि Q क्या है, Q आपका नेट इन है, एनर्जी नेट जो हीट ट्रांसफ़र का जो है हीट नेट इन हो गया Q, और W क्या है, W नेट आउट। तो दोनों सेम होगा किस कंडीशन में, साइकिल के कंडीशन में। इसको हम लोग रेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, तब भी सेम होगा, है कि नहीं।
तो ये आपका एक समरी हो गया, एक आपका संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि फॉर साइकिल आपका डेल्टा ई इक्वल टू 0 हो गया, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू हो गया और ये कंडीशंस आ गया। ठीक है, ये हो गया साइकिल का परिभाषा और ग्राफिकली कि आपका साइकिल इस पॉइंट से घूम के वापस इस पॉइंट पे आ गया। ओके, और जैसे कि हमने अभी बाकी एनर्जी बैलेंस समझा, तो ये जेनरिक फॉर्म है, इसी का संक्षिप्त में है। ठीक है, तो ये आपका जेनरिक हो गया था, ये आपका जेनरिक एनर्जी बैलेंस है फॉर क्लोज सिस्टम के लिए, क्योंकि क्यू और डब्ल्यू ही है और मास नहीं है, तो ये क्लोज सिस्टम के लिए जेनरिक है। अगर स्टेशनरी है, क्लोज है, लेकिन मतलब मास फ्लो नहीं है, लेकिन ये स्टेशनरी है, सिस्टम में कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो डेल्टा यू जो है केवल इंटरनल एनर्जी से ही रिलेटेड है, डेल्टा यू। इसको पर यूनिट मास ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको स्मॉल में लेके आ जाएंगे सब, क्योंकि पर यूनिट मास है, और डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, और इसका मतलब ये है कि ये पाथ डिपेंडेंट है और ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट है, स्टेट पॉइंट है, ये हो गया प्रॉपर्टी ये। तो ये एक समरी हो गया। ठीक है, और आपको ये भी इसको एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ को प्रूव तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक इंट्यूशन से निकल के आया है, और बट ये है कि अभी तक ऐसा कोई प्रोसेस मिला नहीं है जो कि वायलेट कर सकता है। जो एनर्जी बैलेंस जो है वो स्टैंडर्ड नेचर है किसी भी सिस्टम का, और इसीलिए ये सफिशिएंट प्रूफ है कि ये काइंड ऑफ वायलेट नहीं होता है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एनर्जी बैलेंस फॉर कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस पे। तो ये एक इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं जिसमें कि आपका कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर है, जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में। तो इसका एक डिराइव करने की कोशिश करते हैं। हम एक स्टार्ट करते हैं एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम से। यह आपका हो गया पिस्टन। ठीक है, इसमें ये पिस्टन मूव करेगा, तो ये हो गया आपका मूविंग बाउंड्री होगी। और चूँकि पिस्टन का एक मास फिक्स है, तो ये हो गया प्रेशर एक फिक्स हो गया इसका। लेट्स से P2 इज इक्वल टू P1, मतलब प्रेशर इसका फिक्स्ड है, फाइनल इनिशियल स्टेट फिक्स है। इसको हम एज्यूम करेंगे कि क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ओके, तो अब हम एज्यूम करेंगे कि एक एनर्जी, एक हीट इसमें क्यू लगा है और कुछ वर्क हो रहा है साथ में। तो वर्क, अगर एडिशनल वर्क इसमें दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये है कि एडिशनल ये आपका बाउंड्री वर्क है जो पिस्टन से जुड़ा हुआ है, चूँकि पिस्टन का बाउंड्री चेंज हो रहा है, और एडिशनल वर्क भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे सपोज़ हमने एक इलेक्ट्रिकल केबल लगा दिया। ठीक है, तो ये अदर वर्क में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो जनरिक हम स्टेटमेंट एनर्जी बैलेंस से शुरू करेंगे कि ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम। ठीक है, ये आपका हो गया नेट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट मास एंड मे बी वर्क। ओके, तो ये हो गया नेट एनर्जी ट्रांसफ़र, जो कि हीट से हो गया, मास से हो गया, वर्क हो गया। अब क्या है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चूँकि क्लोज सिस्टम है, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे हमने प्रीवियस अभी पढ़ा कि इसको हम लिख सकते हैं Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम, और इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये हो गया आपका डेल्टा यू प्लस डेल्टा के प्लस डेल्टा पी, चूँकि सिस्टम जो है आपका स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो ये आपका चेंजेस ज़ीरो मान लेते हैं, और ये डेल्टा यू हो गया। अब ये वर्क जो आपको दिख रहा है, चूँकि ये नेट एनर्जी इन है और ये नेट वर्क आउट है, ये इसको हम लोग दो भाग में कर सकते हैं। एक तो बाउंड्री वर्क है जो पिस्टन से जुड़ा हुआ है,
तो Q माइनस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू अदर, ठीक है। ओके, तो डब्ल्यू अदर का मतलब जो कि बाउंड्री वर्क के अलावा जो वर्क कर रहे हैं, इस यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता है सिस्टम पे, जैसे हमने दिखाया, तो ये अदर वर्क में आ जाएगा। और हो गई डेल्टा यू, इसको हमने रीअरेंज कर दिया। इसको क्या किया कि क्यू को वैसे रखा और डब्ल्यू अदर को ऐसा यहाँ पे लेके आए, और डेल्टा यू को हम लेके गए और फिर क्या किया हमने, और डब्ल्यू बी को हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके गए, तो ये डब्ल्यू बी हो गया। और डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी आपका पी डी वी है। ओके, चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है, पी टू इज इक्वल टू पी वन इज इक्वल टू लेट्स से पी ज़ीरो, तो ये हो गया पी ज़ीरो डेल्टा वी, और हो गया पी ज़ीरो वी टू माइनस वी वन। वी टू मतलब आपका फाइनल वॉल्यूम और वी वन इनिशियल वॉल्यूम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और कि डेल्टा यू को हम लोग यू टू माइनस यू वन लिख सकते हैं। तो यू टू माइनस यू वन अगर करें, और ये आपका हो गया पी ज़ीरो वी टू माइनस वी वन, तो आपका ये हो गया यू टू प्लस पी ज़ीरो वी टू माइनस यू वन प्लस पी ज़ीरो वी वन। और ये है क्या, ये आपका आ गया इंथैल्पी ऑफ H2, जो सेकेंड स्टेट का इंथैल्पी है, और ये हो गया आपका फर्स्ट टेस्ट का, तो ये हो गया आपका डेल्टा H। तो आपने क्या निकाला कि Q माइनस डब्ल्यू अदर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्लोज सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि Q माइनस डब्ल्यू अदर इज इक्वल टू डेल्टा H। तो ये निकाला ये हमने, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर क्लोज सिस्टम क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ओके, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है जिसको हम यूज़ करेंगे बाद में। अभी ये एग्जांपल शुरू करते हैं। तो इस एग्जांपल में आपका पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जो कि 25 ग्राम सैचुरेटेड वाटर वेपर है, और ये मेंटेन किया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे 300 किलो पास्कल पे। और यहाँ पे एक रजिस्टर हीटर है जो सिलेंडर पे है, और ये ऑन कर देते हैं, और ये पास कर रहा है करंट 0.2 एम्पियर जो कि 5 मिनट के लिए करता है, और 120 वोल्ट सोर्स यूज़ कर रहा है। साथ में इस प्रोसेस में आपका हीट लॉस है 3.7 किलो जूल्स। हमको निकालना है फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम, चूँकि कांस्टेंट प्रेशर है, क्लोज सिस्टम है, और हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये एक स्लो प्रोसेस है, मतलब क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी बैलेंस है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने अभी डिराइव किया है बाय कन्वेंशन। अगेन कन्वेंशन अगर लगाते हैं, साइन कन्वेंशन, क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन लगा सकते हैं, तो ये पता है आपको Q जो है वो पॉजिटिव होता है जब ये अप्लाई करते हैं और जब ये ट्रांसफ़र होता है टू द सिस्टम पे, और W जो है वो पॉजिटिव है जो आप अगर ये सिस्टम काम करता है सराउंडिंग पे, सो बाय द सिस्टम। ओके, तो ऐसे में आप ये वाला जो है एक्सप्रेशन, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता दिख रहा है कि Q जो आउट है दिया हुआ है, सो Q जो हमने डिराइव किया हुआ है वो तो कन्वेंशन के हिसाब से किया है, Q नेट इन। अब चूँकि यहाँ पे तो ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग, तो Q जो है वो हो गया माइनस Q आउट। माइनस इसलिए क्यों, Q इन जो है वो एक्चुअली ज़ीरो है, ठीक है। और W अदर जो है वो भी नेगेटिव में होगा, क्योंकि आपका W जो है वो कर रहे हैं सिस्टम पे, जो एक्सटर्नल अदर है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो सिस्टम पे हो रहा है, तो ये W E
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क जो हो गया ई हो गया, और इन कह रहे हैं हम इसे, तो इसलिए माइनस लगाया है इसमें। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम इस तरह से डिफाइन हो गया इसमें। तो ये आपका वर्क इस तरह से डिफाइन हो गया। इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हो गया डब्ल्यू इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये आपका हो गया एनर्जी का वैल्यू। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आप अगर वापस जा सकते हैं, आपको ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम, ये वापस जा सकते हैं, और इस फिर से आप इसको ई इन को आप मास में वर्क में प्रॉपर्ली लिख सकते हैं, एंड उससे आपको ये एक्सप्रेशन फिर से मिल जाएगा आपको। फिलहाल चलते हैं, बिकॉज हमने पहले से ही डिराइव किया हुआ है कन्वेंशन से, तो यहाँ से हम यहाँ आ गए। अब हम लोग निकालते हैं कि डब्ल्यू ई इन क्या है, ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको दिया गया है वोल्टेज, करंट और टाइम, और ये डब्ल्यू ई इन जो है वो वी आई इंटू डेल्टा टी होगा, जो हम निकालेंगे ऐसे 120 वोल्ट 0.2 एम्पेयर और 300 सेकंड्स में, क्योंकि 5 मिनट है तो 300 सेकंड्स है, तो ये, और इसको हम, ये आ जाएगा वोल्टेज एम्पेयर सेकंड्स में, और ये कन्वर्जन जो है इसको हम किलो जूल्स में निकाल सकते हैं। वो इसका जो कन्वर्जन है वो किलो जूल्स पर सेकंड जो है वो 1000 वोल्टेज एम्पेयर होता है। तो इसका कन्वर्जन किसी भी आप टेक्स्ट बुक में है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए वोल्टेज एम्पेयर से किलो जूल्स पर केल्विन में, ये के जो है वो छोटा है। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका 7.2 किलो जूल्स। ओके, अब ये तो इस चीज़ का है, और निकालना हमें क्या है, हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, क्यू आउट हमें पता है ऑलरेडी, तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 7.2 किलो जूल्स माइनस 3.7 किलो जूल्स, दिस इज इक्वल टू मास, अगर मास तो फिक्स है आपका 25 ग्राम, और डेल्टा एच निकलेगा H2 माइनस H1। ठीक है, सो H1 जो है और H2, अब इसका प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं टेबल से। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं, ये एक्सप्रेशन निकल के आया, क्योंकि ये जो है इतना तो समझ में आ रहा है कि ये सैचुरेटेड वेपर है। तो इनिशियली आपको एक स्पेसिफिक टेबल देखना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉ करें तो ये आपका, ये है आपका PV डायग्राम, ये आपका है, और ये है 300 केल्विन, सॉरी 300 किलो पास्कल। यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर, चूँकि वेपर ये वाला लाइन होता है, तो यहाँ से ये वाला लाइन से ये स्ट्रेट जा रहा है, क्योंकि सैचुरेटेड वेपर से हीट होके सुपर हीटेड वेपर में जा रहा है। तो ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो इनिशियल जो 1 पॉइंट है वो हम सैचुरेटेड वेपर टेबल से देखेंगे, और 2 पॉइंट जो है स्टेट 2 को हमें सुपर हीटेड वेपर के टेबल से हमें उसका डेटा निकालना पड़ेगा एंथैल्पी का। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले तो ये आप नोटिस कीजिए कि ये हो गया आपका सैचुरेटेड वाटर टेबल, जो कि आपका A5 टेबल है। यहाँ पे 300 केल्विन में 300 किलो पास्कल में ये आ गया आपका सैचुरेटेड वेपर का Hg। तो ये क्या है, ये बेसिकली H1 है। अब अगर H2 निकालना है तो हमें पता करना पड़ेगा, पहले तो H2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये H2 जो है यहाँ पे ये अगर आ गया, उसके बाद S2 हम निकालेंगे। S2 निकालने के बाद हम पता करेंगे कि ये कौन से टेबल पे, सुपरहीटेड टेबल के कौन से कॉलम में ये फिट होता है, जिससे कि हम वहाँ से टेम्परेचर निकालेंगे। सो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें H1 का डेटा हमें पहले से पता है, क्योंकि हमें टेम्परेचर पता है या प्रेशर पता है, और बताया कंडीशन पता है, स्टेट पता है, वो है आपका सैचुरेटेड वेपर। तो वहाँ के 300 किलो पास्कल पे H1 आपका निकल गया, जो कि हमने निकाला ये। तो इससे आप अगर H1 निकला तो आप इस इक्वेशन में डालेंगे वापस, जो कि हमने डाला है 7.2 किलो जूल्स माइनस 3.7 किलो जूल्स। ये है आपका मास, पता ही हमें मास आपका 0.25 kg, और ये हो गया H2 माइनस 2.2724.9, और ये हो गया आपका किलो जूल्स में, किलो जूल्स पर केजी। चूँकि मास से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आपका किलो जूल्स में आ जाएगा। यहाँ से आपको निकल गया S2 निकला आपका 2869.4 किलो जूल्स पर kg। अब टेम्परेचर कितना है, T2 कितना है और T1 कितना था। T1 तो यहाँ पे दिया हुआ है सैचुरेटेड टेबल ऑलरेडी, 300 किलो पास्कल का सैचुरेशन टेम्परेचर जो है 133.52 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एक्चुअली T1 हो गया, बट अभी से T1 पूछा नहीं गया है, T2 पूछा गया। तो T2 निकालने के लिए आपके पास ये है इन्फॉर्मेशन, और ये पता है कि चूँकि ये कांस्टेंट प्रेशर है तो एसेंशली आपके पीवी डायग्राम में ये चलता चला जाएगा, है कि नहीं। अभी बस केवल इंथाल्पी निकालना, तो ये सुपर हीटेड ही है बट इंथाल्पी निकालना है, और प्रेशर फिक्स्ड है। प्रेशर क्या है 300 किलो पास्कल, जो कि 0.3 मेगा पास्कल होता है। तो उसका हमने टेबल निकाला, ठीक है। अब ये नोटिस कीजिए कि ये जो है ये आपका पहला कॉलम है जो कि सैचुरेशन कॉलम है, ठीक है। ये आपका वो टेबल पे 150 दिया हुआ है, ये आपका 200 दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस, और ये 250 डिग्री सेल्सियस। और ये H2 जो वैल्यू है ये आपकी आएगी, देखिए ध्यान से, तो ये 2865.9 के आसपास है। हम चाहे तो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, बट इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं कि ये 200 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। हम चाहे तो हम लीनियर इंटरपोलेशन कर सकते हैं इसके और इसके बीच पे, लेकिन हमने क्या किया कि T2 को हमने अप्रॉक्सीमेट कर दिया, क्योंकि बहुत ही कम डिफरेंस है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा किलो जूल्स पर kg का है डिफरेंस 50 डिग्री में, और चूँकि ये 2865.9 और 2869.9 में केवल 4 का अंतर है, तो इसलिए हमने अप्रॉक्सीमेट कर दिया इसमें। वैसे हम इसे इंटरपोलेट भी कर सकते हैं और एग्जैक्ट निकाल भी सकते हैं लीनियर समझ के। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसको करने का इस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करने के लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अब क्या करते हैं कि इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्वेश्चन दूसरा पिकअप करते हैं। ये है आपका अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन। सो अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, इसमें क्या है कि आपका एक रिजिड टैंक है, मतलब वॉल्यूम आपका टोटल टैंक का फिक्स है, जो कि 2 भाग में बटा हुआ है, ओके। और इनिशियली शुरुआत में ये खाली है, और एक पार्टीशन दिया हुआ है जिसके अंदर आपका वाटर है, वाटर की मास दी हुई है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो पार्टीशन को हम रिमूव कर देते हैं। पार्टीशन को रिमूव किया, वाटर का वेपर जो है वो इसको फिल कर सकता है और इसी ओके। अब उसके बाद फिल कर सकता है ये, चूँकि एक्सपैंड कर सकता है। और साथ में हम क्या करते हैं कि हीट भी देते हैं, जिससे कि टेम्परेचर जो है वापस उसी टेम्परेचर जो टैंक का है उसी फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर पे आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टीशन को आपने रिमूव किया, ये एक्सपैंड किया। जब नॉर्मली एक्सपैंड करेंगे तो थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, तो इसलिए हीट भी दिया, जिससे कि आपका टेम्परेचर जो है वापस आ गया इसमें। अच्छा, तो अब इसको क्वेश्चन क्या है कि इसका पहले तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक हमें पता नहीं है, फाइनल प्रेशर निकालना है और टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। तो पहला तो ये कि चूँकि मास फिक्स्ड है तो हम ये निकाल सकते हैं इससे कि 200 किलो पास्कल जो है, पहले हम लोग चेक करेंगे टेबल का कि ये क्या सैचुरेटेड कंडीशन में था या क्या सुपर हीटेड में है या सब कूल्ड में है। तो एक टेबल 4 को देखते हैं हम, A4 को। यहाँ पे हमने क्या किया कि 25 डिग्री का सैचुरेशन प्रेशर ये है, और हमारा प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस कंडीशन में ये हो गया हमारा कंप्रेस्ड लिक्विड। तो ये कंप्रेस्ड लिक्विड हो गया, और ऐसे में हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि V का जो इनिशियल वॉल्यूम है ये पार्ट का, इस वाले रीजन का, वो आपका फ्लूइड का जो वॉल्यूम है 25 डिग्री पे। तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है लिक्विड का ले लेते हैं जो यहाँ पे है, ठीक है।
ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी। तो वॉल्यूम क्या हो गया वाटर का, कितना हो गया V1 इज इक्वल टू एम V1। मास पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, तो क्या 5 इंटू 0.001, तो ये आ गया आपका 0.005 मीटर क्यूब। तो टोटल टैंक का कितना हो गया, चूँकि ये स्प्लिट किया था, आधा किया हुआ था टैंक का, तो ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, पहला भाग हो गया, वॉल्यूम निकल के आ गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें कि हमको ये बताया गया है कि भाई इसका फाइनल प्रेशर निकालना है और हीट ट्रांसफ़र कितना है। फाइनल टेम्परेचर जो है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम भी जो है V/m है। तो ये आपका हाँ, तो ये V2/m हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.002 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, अब ऐसे में आप अगर ये टेबल देखें 25 का, तो ध्यान से देखिए, तो वॉल्यूम दोनों के बीच में है, VF है और VG है, और हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है फाइनल टैंक का, वो है इस दोनों के बीच में। तो VF आपका एट 25 डिग्री सेल्सियस, VF क्या है, ये आ गया टेबल से, सैचुरेटेड टेबल से 0.001, और VG क्या है 43.34। तो जो V2 है वो आपका VF इसके बीच में। इसका क्या मतलब है, इसका तात्पर्य ये रहेगा कि चूंकि आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस के बीच में है इस कंडीशन में, इसलिए ये हो गया सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। कहने का मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये इनिशियल था 1 कंप्रेस लिक्विड, ये इनिशियल था कंप्रेस लिक्विड, और यहाँ से जब एक्सपेंशन हुआ तो ये आ गया आपका 3.17 किलो पास्कल पे। क्यों कहा, क्योंकि जब सैचुरेटेड लिक्विड वेपर हो गया तो प्रेशर तो इसका सैचुरेटेड प्रेशर हो गया ये वाला Psat, तो Psat P2 क्या हो जाएगा Psat, जो कि 3.168 है। तो ये हो गया पाना, क्योंकि फाइनल स्टेट इसका 2 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि तीसरा भाग ये है कि हीट ट्रांसफ़र कितना है। चूँकि ये हीट है, हमको निकालना है हीट ट्रांसफ़र, तो हम लोग निकालेंगे सिंपल E in माइनस E आउट, इसको डेल्टा E सिस्टम, और इसमें ये हम सिंपल डेल्टा U लेंगे क्योंकि डेल्टा KE और डेल्टा PE सिस्टम स्टेशनरी है, तो और इसमें कोई चेंजेस नहीं है सिस्टम के हाइट में भी, तो इसका तो इफेक्टिवली हम डेल्टा PE और डेल्टा KE सिस्टम का निगलेक्ट कर देंगे, तो बचेगा डेल्टा U। और E in माइनस E आउट, चूँकि नेट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट मास वर्क है, तो ये चूँकि Q in है तो ये Q in हो गया, क्योंकि एक ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है बाहर से, और वर्क यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बाउंड्री फिक्स्ड है, इस सिस्टम के बाउंड्री फिक्स्ड है, ठीक है। ये इंटरनल है, चूँकि ये सिस्टम में नहीं है तो ये फ्री एक्सपेंशन है, इसलिए कोई वर्क नहीं है। तो Q in माइनस 0 इज इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है, जो कि MU2 माइनस U1, ठीक है। और U1 क्या है, U1 हो गया आपका U फ्लूइड, अप्रॉक्सीमेट करेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस लिक्विड का। अब U2 निकालना है, U2 क्या हुआ आपका UF प्लस X UFG, X आपको पता होना चाहिए जो कि क्वालिटी है। अब हमें X निकालना पड़ेगा, और X हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, ये हो गया V2 माइनस VF प्लस VFG। हमें V2 पता है, आपका V2 यहाँ पे दिया हुआ है, और VF पता है, VF आपका जो है टेबल में दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 0.002 माइनस 001, और VFG जो है आपका ये है VFG 43.340 माइनस 0.0013, ठीक है। तो ये निकल के आता है 2.3 इंटू 10⁻⁵।
तो हम इसे अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका 1 और ये निकालेंगे एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये हो गया आपका UF हो गया और ये आपका UFG हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका UF 104.83 किलो जूल्स पर kg प्लस 2.3 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई 2304, इसको गुणा कर देते हैं इससे और आपका अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये निकल के आता है, ये बहुत चूँकि बहुत कम है तो चेंजेस बहुत कम होंगे, तो ये निकल के आता है 88 किलो जूल्स पर kg। ये हो गया आपका U2, ठीक है। अब इसको हम इसमें डालेंगे, इंटर करेंगे और मास दिया हुआ है ऑलरेडी तो से मल्टीप्लाई करेंगे जो 5 है। तो Q क्या हो गया, Q इन इज़ 5 इंटू 104.88 माइनस 104.83, तो ये निकल के आता है 0.25 किलो जूल्स, इतने कम निकल के आता है। इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा वाटर में, जिससे कि हम फाइनल टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस लेके आए। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया, ये स्टेप्स। आपको काफ़ी कुछ अभ्यास करने को मिलेगा एग्ज़ाम असाइनमेंट के माध्यम से। इसमें ये सब क्वेश्चंस रहेंगे तो आप अभ्यास भी कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप से। तो आगे के लेक्चर में हम जो है स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे। तो अब ये पर्टिकुलर लेक्चर जो क्लोज़ करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।